गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कल्याण साई गुजर सरस्वती विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय के लाइव क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब तक हमने भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं थी, महत्वपूर्ण तिथियां थी, उनके बारे में अध्ययन किया। आज हम नेक्स्ट जो लेसन है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक बार बता देता हूं कि आज की इस वीडियो में हम मूल अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। मूल अधिकार क्या होते हैं, कैसे इन्हें काम में लिया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम इसमें देखेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार किसे कहते हैं या मूल अधिकार से क्या तात्पर्य है। मूल अधिकार किसे कहते हैं या मूल अधिकार से क्या तात्पर्य है। तो फर्स्ट जो इसकी डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू बुक हम बात करते हैं। मूल अधिकार वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, वे मूल अधिकार कहलाते हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं। मूल अधिकार, मूल अधिकार से तात्पर्य क्या है, मूल अधिकार किसे कहते हैं। यहां हम देखेंगे कि वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण, सर्वांगीण विकास जो शब्द है यहां पर सर्वांगीण अर्थात चहुओं, अर्थात चहुओं जो विकास हो उसे ही सर्वांगीण विकास कहा जाता है, अर्थात सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास हो। वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, वे मूल अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, ये थी मूल अधिकार की परिभाषा। अब आगे हम बात करेंगे कि मूल अधिकार जो है इनका अब तक का इतिहास क्या रहा, कि मूल अधिकारों का वर्णन कहां है, भारतीय संविधान में इनको कहां बताया गया है और किस रूप में दर्शाया गया है, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, पहले इनकी संख्या कितनी थी, इस बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे आगे। ठीक है, कहने का मतलब मूल अधिकारों का इतिहास पढ़ेंगे इसमें या उनके बारे में विस्तृत विवेचना पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में मूल अधिकार, भारतीय संविधान के भाग 3, यहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं जो कि एक हाईलाइट हो जाती है, इससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में, किस भाग में, भाग 3 में एवं अनुच्छेद 12 से 30 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 30 तक तथा 32 से लेकर 35 तक, कहने का मतलब कहां से कहां तक, 12 से 30 तक तथा 12 से 35 तक कुल अनुच्छेद कितने हुए, 23 अनुच्छेद। कुल 23 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। कहने का मतलब मूल अधिकारों की जब हम बात करते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक तथा 32 से 35 तक
इस प्रकार कुल कितने अनुच्छेद हुए इसमें? 23 अनुच्छेद। इन 23 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। विशेष रूप से 39वें अनुच्छेद में 450 शब्द होने के कारण इसका आकार अत्यधिक व्यापक हो गया है। विशेष रूप से जो 39वां अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद? 39वां अनुच्छेद। विशेष रूप से 39वें अनुच्छेद में 450 शब्द होने के कारण इसका आकार अत्यधिक व्यापक हो गया है, अर्थात बहुत बड़ा हो गया है। 39वें अनुच्छेद में शब्दों की संख्या कुल कितनी है? 450 शब्द। ठीक है, अब तक का ये इसकी विस्तृत विवेचना अर्थात सामान्य जानकारी कि मूल अधिकारों के बारे में सामान्य जानकारी क्या है। तो हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तथा 32 से 35। इस प्रकार जो मूल अधिकारों से संबंधित कुल अनुच्छेद है वो है 23 अनुच्छेद, और जिसमें से विशेष रूप से आर्टिकल 39 जिसमें कि 450 से अधिक शब्द हैं, जिसके कारण इसका आकार अत्यधिक व्यापक है। ठीक है, ये थी इसके बारे में सामान्य जानकारी। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं पैराग्राफ चेंज हो गए। यहाँ पर मैंने जो सेकंड पार्ट डाला है, कहने का मतलब यहाँ पर अपना पैराग्राफ चेंज हो रहा है, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या हुआ है? पैराग्राफ चेंज हो रहा है, पॉइंट चेंज नहीं हुआ, पैराग्राफ चेंज हो रहा है। अब देखेंगे इसमें भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रारंभ में 7 मूल अधिकार दिए गए थे, अर्थात भारतीय संविधान के द्वारा प्रारंभ में जो मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए उनकी संख्या प्रारंभ में 7 थी। कितनी थी? 7। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, अर्थात भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए थे। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 और 79 में जो किया गया, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 और 1979। इसके द्वारा जो 7 मूल अधिकार थे उनमें से एक मूल अधिकार, कौन सा? संपत्ति के अधिकार। कौन से अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, या कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। ठीक है, अब यहां हम बात करेंगे एक बार इस लाइन की वापस से, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इधर देखेंगे कि भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रारंभ में 7 मूल अधिकार दिए गए थे। प्रारंभ में यानी मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने अधिकार प्रदान किए गए? तो आप बताएंगे 7। और वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं? तो आप बताएंगे 6 मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए। बात करेंगे हम जो एक मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया, उस मूल अधिकार का नाम क्या था? उस मूल अधिकार का नाम था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अब संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया? तो यहां पर इसका आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन 1978 और 1979 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, या कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई।
ठीक है। नेक्स्ट, इस तरह से अब भारतीय नागरिकों को, इस तरह से अब वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। कुल कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? 6 मूल अधिकार दिए गए हैं जो निम्न प्रकार है, जो निम्न प्रकार है। कहने का मतलब इनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे अभी। तो एक बार जितना हमने पढ़ा दिया या पढ़ लिया उसका एक बार वापस रिवीजन करेंगे। एक बार देखेंगे सभी कि मूल अधिकार किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि मूल अधिकार किसे कहते हैं या मूल अधिकारों से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर होगा वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, वे ही अधिकार मूल अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आगे हम बात करते हैं इसकी विस्तृत विवेचना या सामान्य जानकारी। मूल अधिकारों के बारे में सामान्य जानकारी। भारतीय संविधान में मूल अधिकार या भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन कहां किया गया है? तो बात करें जब मैंने आपको बताया भी था कि भारतीय संविधान के भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक और तथा 32 से 35 तक कुल मिलाकर 23 अनुच्छेदों में, कितने अनुच्छेदों में? 23 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब इसमें जो कुल 23 अनुच्छेद हैं उनमें से विशेष रूप से 39 अनुच्छेद हैं। 450 शब्द होने के कारण इसका आकार अत्यधिक क्या हो गया है? व्यापक हो गया, यानी बड़ा हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रारंभ में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन उन 7 मूल अधिकारों में से एक मूल अधिकार को सूची से हटा दिया गया और वो अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 और 1919 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया एवं उसे कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। इस प्रकार या इस तरह से अब भारतीय नागरिकों को वर्तमान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं जो निम्न प्रकार से है। एक बार आप सब इसको उतार लें, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, आगे हम बात करेंगे मूल अधिकारों की कि मूल अधिकार कौन कौन से हैं और किस किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। हम बात करते हैं, पहले देखिए बेटा इधर एक बार ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है इसको आप समझने का प्रयत्न करेंगे। ये जो सारणी मैंने बनाई है इसमें आप देखेंगे कि मूल अधिकार संविधान में किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35। ये हमने अभी पढ़ लिया था सामान्य जानकारी में। तो अब देखेंगे इसके जो मूल अधिकार है उनके बारे में। पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार। पहला कौन सा है? समानता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में किया गया है। नाम है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। उसके बाद दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार,
जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 से लेकर 22। कहां तक? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किसका वर्णन किया गया है? स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में, अनुच्छेद 23 एवं 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 25 से 28 कहां तक है? 25 से लेकर 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट नंबर 5, नंबर 5 की जब हम बात करते हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 में किया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 29 एवं 30 में किया गया है। अब तक कितने मूल अधिकार पढ़ लिए हमने? 5। नेक्स्ट जो अंतिम मूल अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। इसी प्रकार से हमने इस डायग्राम के माध्यम से यह जाना कि मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है एवं इस अनुच्छेद से लेकर इस अनुच्छेद तक इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, 6 मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा और कहां से कहां तक किस अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बातें करेंगे जो पहला हमारे अधिकार है समानता का अधिकार, जिसमें कि अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? जिसमें फर्स्ट पॉइंट अपने कानून के समक्ष समानता, ये किस अनुच्छेद में बताया गया बेटा? अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता कि अर्थात भारतीय कानून के तहत सभी लोगों को समान दृष्टि से देखा जाएगा, उनसे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात कानून की नजर में सब बराबर होंगे। ऐसा किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 14। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14। नेक्स्ट इसके बाद जो सेकंड है अनुच्छेद 15, सेकंड है अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, मूल स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध यानी रोक लगाई गई है। कहने का तात्पर्य कि धर्म के नाम पर, मूल वंश के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग में जैसे स्त्री और पुरुष, मूल स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का किसी भी नागरिक से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात किसी नागरिक को
किसी भी रूप में शारीरिक या मानसिक रूप से यह कहकर प्रताड़ित नहीं किया जाएगा कि यह हिंदू धर्म का है या मुस्लिम धर्म का है, यह किस मूल वंश से है, कहने का मतलब किस वंश का है, जाति यथा ये नहीं प्रताड़ित किया जाएगा जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, मूल स्थान अर्थात किसी से भी कि ऐसा नहीं कि किसी राज्य का ये नागरिक राजस्थान का है या गुजरात का है, इस प्रकार के सभी प्रकारों का इसमें निषेध किया गया है अर्थात अनुच्छेद 15। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 16। तीसरा जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 अवसरों की समानता, अवसरों की समानता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 16। अर्थात किसी भी राजकीय सेवा में स्त्री हो या पुरुष हो, उच्च वर्ग से हो या निम्न वर्ग से, सभी को अपनी योग्यता साबित करने के समान अवसर प्रदान किए जाए। अर्थात इससे तात्पर्य हुआ कि अवसरों की समानता, अवसरों की समानता का वर्णन अनुच्छेद 16 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जिसमें अस्पृश्यता का अंत, यहां पर जो है अस्पृश्यता शब्द है, अस्पृश्यता का तात्पर्य हम इसको कह सकते हैं छुआछूत भी कह सकते हैं, छुआछूत। अर्थात कहने का मतलब किसी भी नागरिक से किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि अर्थात मैं उच्च वर्ग का हूं, ये निम्न वर्ग का है, मैं इससे उच्च जाति से बिलोंग करता हूं और ये मेरे से निम्न जाति से बिलोंग करता है। इसका अंत किया गया है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट जो आखिरी अनुच्छेद इसमें समानता के अधिकार का वो है उपाधियों का अंत। वो क्या है? उपाधियों का अंत। भारतीय संविधान में शिक्षा एवं सेवा दो क्षेत्र, एक है शिक्षा और दूसरा है सेना। इन दो क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में भारत में किसी भी भारतीय नागरिक को कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी, अर्थात उपाधियों का अंत कर दिया गया है। प्राचीन समय में जो ब्रिटिश शासनकाल था उसमें अंग्रेजों के द्वारा भारतीय जो सामंत जागीरदार और राजा होते थे उनको अनेक तरह की उपाधियां प्रदान की गई थी, लेकिन जैसे भारत आजाद हुआ, भारत का संविधान बना, तो भारत सरकार ने उन सभी उपाधियों का अंत कर दिया। केवल दो क्षेत्रों को छोड़कर आज वर्तमान में केवल दो क्षेत्रों में केवल उपाधि दी जाती है, एक शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरी सेना के क्षेत्र में। तथा इसकी जो एक मुख्य बात है कि अगर किसी भी भारतीय नागरिक को कोई भी विदेशी सरकार या कोई दूसरा देश किसी भी प्रकार की उपाधि से नवाजता है या उपाधि प्रदान करता है, तो वह भारतीय नागरिक भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उस उपाधि को स्वीकार नहीं कर सकता है। अर्थात भारतीय राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद ही वह किसी विदेशी उपाधि को स्वीकार कर सकता है। तो बेटा ये था समानता के अधिकार का वर्णन, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमने पढ़ा।
ठीक है, आज हमने मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा, उसकी परिभाषा पढ़ी, उसकी सामान्य जानकारी पढ़ी, उसकी विस्तृत विवेचना की, संपत्ति के अधिकार के बारे में थोड़ी चर्चा की और इस डायग्राम के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कि मूल अधिकार कितने हैं या मूल अधिकार की वर्तमान में संख्या कितनी है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक उनका वर्णन किया गया है। और जिसमें हमने फर्स्ट जो मूल अधिकार है समानता का अधिकार, उसका अध्ययन हमने यहाँ पर भी लिया। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद। नेक्स्ट आगे हम अगली क्लास में देखेंगे।